दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 5, दहशतगर्द। वो बदनाम तरीन वो शख्स था, उसका नाम दिलावर था। वो भी हमारे लिए काम करता था, मगर बास उससे ख़ास मौक़ों पर काम लेता था। वो इंतहाई सफाक दुश्मन था। ना सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस को मतलूब था, बल्कि इंटरपोल भी उसकी तलाश में थी। ग्लोरिया शायद उसे चेहरे से नहीं पहचानती थी, इसलिए हैरत से बोली, कौन हो तुम? आप ये जानकर क्या करेंगी? दिलावर ने सर्द लहजे में कहा। बस आप जाइए, आपका काम ख़त्म हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ग्लोरिया बिफर कर बोली। मेरा क्या काम था जो ख़त्म हो गया? उसकी बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ग्लोरिया माँ साथ खाना खाने आई थी। इसमें इसकी कोई चाल नहीं थी, वरना यूँ हैरान न होती। मैं इस दौरान मैं खामोशी से इन दोनों का जायज़ा ले रहा था। मैं पूरी तरह मुसल्ला था, मगर यह भी जानता था कि दिलावर भी खाली हाथ नहीं होगा। मेरा ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। वो दोनों अभी तक धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मैं चाहता था कि ग्लोरिया इतना हंगामा करे कि आसपास बैठे हुए अफराद हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं इसी अफरा तफरी से वहाँ से निकल सकता था, वरना दिलावर के इरादे मुझे नेक नज़र नहीं आ रहे थे। सुनो मैडम, दिलावर सांप की तरह फंकारा, मुझे बास ने भेजा है। तो फिर? ग्लोरिया तुर्श रोई से कहा। फिर ये कि मैं कामरान को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओ भाई, मैंने पहली मर्तबा ज़ुबान खोली। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, कम अज़ कम मुझे खाना तो खा लेने दो। फिर मैंने तर्जिया लहजे में ग्लोरिया से कहा, वैसे तुम अदाकारी अच्छी कर लेती हो। पहले मुझे घेर के यहाँ लाई, अब ये जहर करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ग्लोरिया भी फरकर बोली और दिलावर से मुखातब हुई। मिस्टर कामरान इस वक्त मेरे साथ है, इसलिए भी चलते फिरते नजर आओ। अच्छा, दिलावर ने तर्जी के लहजे में कहा। अब दिलावर को औरतें हुक्म देंगी, मैं कामरान को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम होश में तो हो? शायद तुम मुझे नहीं जानते, ग्लोरिया पर ना कर बोली। बात से कहना कि कामरान को ग्लोरिया ने रोका था। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसकी आवाज़ बुलंद होगी। आसपास की मेज़ों पर बैठे लोग हमें देखने लगे। दिलावर ने कहर आलूद नज़रों से ग्लोरिया को देखा, फिर मुझसे मुखातब हुआ। उसके साथ आखिरी खाना खा लो, तुम्हें सुबह नाश्ता करना नसीब नहीं होगा। नाश्ता? मैं वैसे भी नहीं करता, मैंने तजी का मिज़ लहजे में कहा। हाँ, लंच का बंदोबस्त कर लेना। दिलावर पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। इस दौरान मैं बैरा खाना लेकर आ गया। मैंने बेदिली से खाना खाया। मेरा ज़हन मुसलसल सोचने में मसरूफ़ था कि आखिर बास ने दिलावर को क्यों भेजा। क्या उसे मालूम हो गया है कि मैं कत्ल करने गया था? जानबूझकर वो कत्ल नहीं किया। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में दिलावर मौत के अरकारे के नाम से मशहूर था। वो हमेशा तन्हा शिकार करता था। शायद ही कोई ऐसा खुशकिस्मत शख्स हो जो दिलावर के वार से बच निकला हो। मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर जानते बूझते खुद को मौत के मुंह में दे देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं इसलिए आसान शिकार भी नहीं था, मगर बहरहाल वो पेशावर कातिल था। उसका काम ही लोगों को शिकार करना था। क्या सोच रहे हो कामी? ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। क्या तुम इस गैंडे से खौफजदा हो? मैं उससे खौफजदा तो नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे ज़हन में सिर्फ ये उलझन है कि बास ने उसे मेरे पीछे क्यों लगाया है। क्या मेरी वफादारी पर शुबा किया जा रहा है?
इसका मौका भी तुमने खुद ही दिया है। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली। तुम खुद ही बास के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मेरा ख्याल है बास तुम्हें सर्जनश करना चाहता है और कोई ख़ास बात नहीं है। ये बात कुछ अलग से उतर नहीं रही है ग्लोरिया। मैंने कहा मुझे सर्जनश करने के लिए वो दिलावर को भेजेगा? नहीं ग्लोरिया, बात कुछ और है। अच्छा फ़िलहाल तुम खाना अलग से उतारो, बाकी बातें बाद में करते हैं, ग्लोरिया ने हंस कर कहा। एक बात बताओ ग्लोरिया, मैंने संजीदा होकर पूछा, ये अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? इससे पहले तो तुम कभी मेरे साथ ख़ास तौर पर खाना नहीं खाया। फिर कामरान, ग्लोरिया मेरी बात काट कर बोली, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? मुझे आज की शाम गुजारना थी, तुम्हारे साथ गुजारी तो क्या हुआ? सच्ची बात तो ये है ग्लोरिया, मैं तुम्हारी तरफ से मुतमिन नहीं था। मेरे दिल में जो बात थी वो होंठों पर आ गई। मैं यही समझ बैठा था कि तुम किसी मंसूबे के तहत खाने की दावत दे रही हो। फॉरगार्ड से कामरान, ग्लोरिया झंझला कर बोली। मेरा ख्याल है तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। वैसे अब तुम्हारा शक रफा हुआ है या नहीं? सॉरी ग्लोरिया, मैंने कहा, असल में मेरा काम ही इस नौइयत का है कि मुझे हर आदमी को शुबे की नज़र से देखना है। तो क्या तुमने किसी पुलिस में सर्विस कर ली है? ग्लोरिया तमस्कर उड़ाते हुए बोली। मेरे ख्याल में अब हमें उलझना नहीं चाहिए बल्कि उठना चाहिए, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। ग्लोरिया ने बिल मंगवाया और बेज़िद होकर खुद ही पे किया। फिर से बोली, तुम मुझे होटल तक ड्रॉप करोगे या मैं यहाँ से टैक्सी में चली जाऊँ? चलो मैं ड्रॉप कर दूँगा, मैंने उठते हुए कहा। हम वहाँ से रवाना हुए तो ज़्यादा रात नहीं बीती थी। इस वक्त सिर्फ 11 ही बजे थे। समंदर वहाँ से दिखाई दे रहा था। लहरों के शोर से माहौल पे अजीब सा बोझलपन था। चांद की दरमियानी तारीखें थी, इसलिए समंदर कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा था। अचानक ग्लोरिया ने कहा, ज़रा गाड़ी रोको, मैं कुछ देर समंदर का नज़ारा करना चाहती हूँ। समंदर शुरू से मेरी कमज़ोरी है। मैं ये समंदर के नज़ारे का कौन सा मौका है? मैंने नागवारी से कहा। मुझे यहाँ ड्रॉप करके तुम चले जाओ, ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली। उसने शायद मेरी नागवारी महसूस कर ली थी। ओके, मैंने चिढ़ कर कहा और गाड़ी रोक दी। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। अंदाज से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो बुरा मान गई। उसने धमाके से दरवाज़ा बंद किया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी। अंधेरा होने के बावजूद मुझे ग्लोरिया का पर्स नज़र आ गया। मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी। उसका पर्स खासा फूला हुआ था। न जाने इसमें ग्लोरिया ने क्या भर कर रखा था। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी वापस घुमा लूँ, मगर गाड़ी घुमाने के लिए मुझे खासा आगे जाकर यू टर्न मिलता, इसलिए मैंने पैदल ही वापस जाने का फ़ैसला किया। ग्लोरिया यूँ भी ज़्यादा फासले पर नहीं थी। मैं उसका पर्स लेकर नीचे उतर आया और गाड़ी लॉक करके टहलता हुआ वापस चल दिया। साहिल इस वक्त सुनसान था। इक्का दुक्का जोड़े दिखाई दे रहे थे। जो कुछ और आगे बढ़ा तो चांद की रोशनी में मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। वो हर तरफ से बेनियाज होकर समुंदर का नज़ारा कर रही थी। अचानक मैं बुरी तरह चौंक उठा। सड़क की तरफ से एक शख्स दबे पांव ग्लोरिया की तरफ बढ़ रहा था। वो दबे पांव ना भी चलता तो उसके कदमों की आहट पैदा न होती। रेत पर चलने से हल्की सी सरसराहट पैदा हो भी रही होगी तो समंदर के शोर में भला कैसे सुनाई दे सकती थी। मेरी जानब उन दोनों की पुश्त थी, मगर इस शख्स की जिसामत और चाल से मैंने उसे पहचान लिया। वो दिलावर है। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। दिलावर ग्लोरिया की पुश्त पर पहुंच चुका था। उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो मेरा दिल उछल के गोया हलक में आ गया। यह दिलावर का मखसूस अंदाज था। वो अपने साथ बारीक सी आनी वायर रखता था और ऐसा वायर अमूमन मोटरसाइकिलों के क्लच और ब्रेक में इस्तेमाल होता है। वो अपने शिकार की गर्दन में पीछे से वायर का फंदा डालता था और हल्का सा एकदम तंग कर देता था। मज़ामत तो दूर की बात, उसके शिकार को आवाज़ निकालने की भी मोहलत नहीं मिलती थी। उसे
हाथ बुलंद करते देखकर मैंने चीते की तरह जकंद भरी और उस पर जा पड़ा। इस वक्त वो ग्लोरिया के गले में आनी फंदा डाल चुका था। बस झटका देने की देर थी। अगर मुझे एक लम्हे की भी तखीर हो जाती तो बारीक तार न सिर्फ ग्लोरिया की नाजुक गर्दन काट देती बल्कि उसकी गर्दन टूट भी जाती। मेरा भरपूर कौनसा दिलावर की गर्दन पर पड़ा। वो शराबियों की तरह आगे पीछे डोलने लगा और गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। ग्लोरिया ने अपनी गर्दन से वायर का फंदा निकाला और बिजली किसी तेजी से घूमकर दिलावर के चेहरे पर कराटे का खौफनाक वार किया। दिलावर कटे हुए दरख्त की तरह रेत पर ढेर हो गया। मैं जानता था कि ग्लोरिया मार्शल आर्ट में माहिर है और उसके वार से दिलावर कम से कम आधे घंटे के लिए खामोश हो चुका है। ग्लोरिया ने गुस्से में दिलावर के जिस्म पर जोरदार किक लगाई और गर्दन सहलाती हुई मेरी तरफ मुड़ गई और बोली, थैंक यू कामरान। मैंने तंजिया लहजे में कहा, कर लिया समंदर का नज़ारा, मगर तुम वापस कैसे आ गए? उसने मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये तो तुम अपना उल्डान मेरी गाड़ी में छोड़ आई थी। मैंने भारी पर कम पर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें पत्थर भर रखे हैं क्या? मेरे पर्स में तुम्हें रिवॉल्वर से लेकर टेंचर, आयोडीन और पेन किलर तक हर चीज़ मिलेगी। ग्लोरिया हंसकर बोली, हाँ बस फ्रिज और टीवी की कमी है। मैंने हंसकर कहा, वैसे कामरान तुम्हारा एक मर्तबा फिर शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अब शुक्रिया को छोड़ो, ये सोचो कि दिलावर ने तुम्हारी जान क्यों लेना चाहिए। वो मरूफ तुम्हारे लिए तो नहीं आया था, मैं खुद भी इसी सोच में हूँ। ग्लोरिया ने उलझे हुए लहजे में कहा, मुमकिन है दिलावर ने अपने तौर पर यह काम किया और नहीं ग्लोरिया। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम दिलावर को नहीं जानती। उसका बाप भी कत्ल हो रहा हो तो वो बगैर रकम के मदाखलत न करे। तो तुम्हारा ख्याल है कि उसे किसी ने मेरे कत्ल के लिए रकम दी है? मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि किसने तुम्हारे कत्ल के लिए मुआवजा दिया है। मैंने कहा, इस दौरान में हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। ग्लोरिया गाड़ी में बैठते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं बास को बता दूंगी। इस मुल्क में वही मुझे जानता है। उसने क्या समझ के ऐसा किया? क्या उसे मेरी हसीयत और ताकत का अंदाज़ा नहीं है? क्या तुम और क्या तुम्हारी हसीयत? मैंने चिढ़ाने के अंदाज में कहा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके गियर लगा दिया। पाकिस्तान में बास ही स्याह सफ़ेद का मालिक है। तुम महज एक कारकुन हो। मैं कारकुन हूँ? ग्लोरिया बनाकर बोली, मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 साल तक सिंडिकेट की सरबराह रही हूँ। मैं वहाँ ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मेरे कहने पर हेडक्वार्टर ने जिम्मेदारी मुझसे ले ली। उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हो गई हूँ। मैं जब चाहूँ अपनी सीट पर वापस जा सकती हूँ। मगर ये बात तुमने पहले नहीं बताई, मैं चौंक कर बोला। हालांकि हम लोग गुज़श्ता 6 महीने से मिल रहे थे। मैं खुद तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, वरना तुम मेरा एहतराम करने लगते। खुश फहमी है तुम्हारी, मैंने तज़ीक़ में लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया पना गई और बोली, क्या तुम जानते हो सिंडिकेट ने तुम्हें मेंबर क्यों लिया था? क्यों बनाया था मुझे मेंबर? बताओ क्या मतलब है? मैंने यूँ कहा कि जैसे उससे कोई अहम काना बात कर दी हो। ज़ाहिर है सिंडिकेट को पावर की ज़रूरत है। वो तहकीर अब इस अंदाज में हंसने लगी। मेन पावर तुम्हारे मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है कि तुम जैसे सैकड़ों नौजवान मिल जाते हैं। यहाँ बहादुर, जीदार, सख्त जान नौजवानों की कमी नहीं है। फिर तुम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि तुम्हें मेंबर बनाने के लिए इतने जतन किए गए? उसने तल्ख लहजे में कहा। वाकई इस बात में वज़न था। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और गौर ही नहीं किया था। आखिर मुझ पर यह अनायत क्यों की गई? ये भी हकीकत है कि मेरे मुल्क के बेशुमार बेरोज़गार नौजवान इन लोगों के एक इशारे पर उनका साथ देने को तैयार हो जाते। जानना चाहते हो तो मेरी अहमियत तो जान लो कि मैं वो जानती हूँ जो इंतहाई खुफिया होती है, बातें होती हैं। तो फिर बताओ सिंडिकेट में मेरी मौजूदगी का जवाज़ क्या है? ग्लोरिया जैसे होश में आ गई। वो सर झटक कर बोली, ये मैं नहीं बताऊंगी। इतने ज़हीन हो तो खुद अंदाज़ा लगा लो। वो मेरे साथ बच्चों का बर्ताव कर रही थी। मैंने तलमला कर कहा,
ठीक है, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। मैंने अब से इस पॉइंट पर गौर नहीं किया, अब करूँगा। अब करो गौर और समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना। इस दौरान में हम ग्लोरिया के होटल पहुंच चुके थे। मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी। वो उतरते हुए बोली, आओ एक कप काफ़ी पी लो मेरे साथ। ऐसे रुक रुक कर वो बहुत बोली कि मुझे गुस्से के साथ हंसी भी आ गई और मैंने कहा थैंक यू, मैं अब चलूँगा। हाँ, तुम ज़रा मुहतात रहना, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने दिलावर को ज़िंदा छोड़ दिया है। शट अप, उसने मुंह बनाकर कहा। वो तो बेखबरी में ऐसा हो गया, अब आया तो इसी वायर से उसकी गर्दन जिस्म से अलहदा कर दूंगी। ग्लोरिया का लहजा इतना सफाक था कि उसकी नरमो नाजुक शख्सियत ही बदल कर रह गई थी। तुम अलबत्ता मुहतात रहना, यूं भी तो इस गेंडे से मरूब लगते हो। गुड नाइट, ये कहकर वो नपे तुले कदम रखती चली गई। उसके जाने के बाद मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे दिलावर की तरफ से खतरा तो था, मगर मैं खौफज़दा हरगिज़ नहीं था। वो बेखबरी पर मुझ पर वार कर जाता तो बात दूसरी थी। अब तो मैं पूरी तरह मुहतात था। मैंने अंदरूनी लाइट ऑन करके डैशबोर्ड से अपना मशीन पिस्टल निकाला और उसका चैम्बर चेक करके अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि बास को अब तक दिलावर की नाकामी का इल्म हो चुका होगा। उससे कुछ बैद नहीं कि उसने कुछ आदमी मेरे घर भी भेज दिए हों और वो मेरी घात में बैठे हैं। तो नाजरीन, ये किस्त नंबर 6 थी। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी साथ दहशतगर्द के साथ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।